नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत-बहुत अभिनंदन और स्वागत है आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी विद साक्षी पर। फ्रेंड्स, आज हम लैब बाय गॉस्की पढ़ने वाले हैं और ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि सीटेट में 4 से 5 सवाल सिर्फ़ और सिर्फ़ लैब बाय गॉस्की से आते हैं। लैब बाय गॉस्की का सामाजिक सांस्कृतिक का ये सिद्धांत आज हम हर एक टॉपिक को बहुत ही कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही डीपली तरीके से समझेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बिल्कुल नए क्वेश्चन है आपके लिए मैं लेकर आई हूँ। तो पहले हम थ्योरी समझेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो वीडियो जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। जो फ्रेंड्स पहली बार मुझे देख रहे हैं, जो न्यू हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। करते हैं लेव बायगॉस्की, जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत हमें दिया है। इनका जन्म होता है 17 नवंबर 1896 यानी कि 1896 ओरासा रूस में। ठीक है, ये रूसी मनोवैज्ञानिक हैं, रूस से ये संबंध रखते हैं यानी कि रूस इनकी क्या है, इनकी राष्ट्रीयता है। ठीक है, इतना हमने समझ लिया। व्यवसाय क्या है, तो ये मनोवैज्ञानिक हैं और प्रमुख क्षेत्रों में इन्होंने काम किया है, जैसे संज्ञानात्मक विकास का क्षेत्र और मनोवैज्ञानिक भाषा और मनोविज्ञान पर इन्होंने ज्यादा जोर दिया है। सबसे पहले आप ये बात ध्यान में रखिए कि लेव बायगॉस्की ने भाषा को और हाँ समाज को, संस्कृति को बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट माना है। पूरी थ्योरी में इनको सामाजिक संस्कृति के हिसाब से बच्चा क्या है, सीखता है। ठीक है, बच्चा समाज, संस्कृति और भाषा के माध्यम से सीखता है, ऐसा ये कहते हैं। आगे समझते हैं कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक अंतःक्रिया, संस्कृति और भाषा की भूमिका पर बल दिया गया है। आधुनिक रचनावादी हैं ये। इनका जो दृष्टिकोण है वो रचनावादी यानी कि पियाजे भी रचनावादी हैं और लेव बायगॉस्की भी रचनावादी हैं और दोनों ने ही बच्चे के ज्ञान को लेकर, सीखने को लेकर अपना सिद्धांत दिया है, लेकिन कहीं-कहीं किसी-किसी क्षेत्र में इनकी सोच नहीं मिलती है। ठीक है, वो भी हम समझेंगे अच्छे से और कॉन्सेप्ट को आज समझकर ही हम मानेंगे। लेव बायगॉस्की 5 चीज़ों पर ज़्यादा जोर देते हैं, वो 5 चीज़ें क्या हैं? तो पहली है सामाजिक अंतःक्रिया। ठीक है, सामाजिक अंतःक्रिया यानी कि सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है। हम दूसरों के माध्यम से ही स्वयं को विकसित करते हैं। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा बायगॉस्की जी कह रहे हैं। दूसरा है जेड-पीडी, निकटस्थ विकास का क्षेत्र, यानी कि बच्चा जो स्वयं नहीं कर सकता, वो किसी की सहायता मिलने पर कर देता है। तो वही जो क्षेत्र होता है वो जेड-पीडी होता है। तीसरा है स्कैफोल्डिंग यानी कि मचान, आप इसे पाड़ भी बोल सकते हो। जैसे कि सीढ़ियों की मदद से हम छत पर जाते हैं, तो जो सीढ़ियाँ होती हैं वो पाड़ का काम करती हैं। उसी तरीके से जो जेड-पीडी में कार्य करते समय मिलने वाली अस्थायी मदद जो धीरे-धीरे कम कर ली जाती है या हटा दी जाती है, उसको क्या कहते हैं? मचान या स्कैफोल्डिंग कहते हैं। एमकेओ क्या होता है? तो ये होता है मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि वह व्यक्ति जिसे बच्चे से अधिक ज्ञान है, कौशल है और अनुभव है। वो आपका साथी हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, आपकी मम्मी हो सकती हैं, आपके पापा हो सकते हैं, आपके भैया हो सकते हैं, आपकी किताबें हो सकती हैं, आपका कंप्यूटर हो सकता है। तो जिससे आपको वो हेल्प मिल जाए, वो चीज़ सीखने को मिल जाए जो आपको कठिन लग रही है, तो वही क्या हो गया? मोर नॉलेजेबल अदर यानी कि एमकेओ। 5वां जो इम्पोर्टेंट मानते हैं वो है भाषा। भाषा का महत्व। भाषा विचारों को व्यक्त करने, समझने और चिंतन को विकसित करने का एक सबसे महत्वपूर्ण साधन है। भाषा को उन्होंने लेव बायगॉस्की ने एक साधन माना है जिससे बच्चे अपना विचारों को व्यक्त करते हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं हम जेड-पीडी को। ठीक है, जेड-पीडी यानी कि ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, निकटस्थ विकास का क्षेत्र। वह क्षेत्र जहाँ बच्चा अपनी वर्तमान क्षमता से अधिक कार्य कर सकता है, लेकिन मार्गदर्शन और सहायता मिलने पर वह और अधिक कर सकता है ना? एक यही समझ लीजिए कि सबसे पहले आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि जेड-पीडी क्या है?
है क्या ये जेड पीढ़ी? तो जेड पीढ़ी वह दूरी या क्षेत्र है जो किसी बच्चे के वास्तविक विकास स्तर और संभावित विकास स्तर के बीच का क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में सही सहायता, मार्गदर्शन और बच्चा का उच्चतर स्तर को कौशल सीख सकता है। आप ऐसे समझिए कि ये एक बच्चा है, ठीक है, ये वास्तविक विकास स्तर है कि बच्चे को कितना आता है। तो ये जो वास्तविक विकास स्तर है, मान लिया कि बच्चे यहाँ पर 2+2 सॉल्व कर ले रहा है, बच्चा 2+2 सॉल्व कर ले रहा है। अब संभावित विकास का क्षेत्र क्या है? जो बच्चे को करने में कठिनाई हो रही है, बच्चे को करने में क्या हो रही है? कठिनाई हो रही है। किसको करने में? संभावित। यानी कि बच्चा यहाँ पर 2 into 4 कर सकता है, लेकिन इसको करने में उसको क्या हो रही है? कठिनाई हो रही है, यानी कि मुश्किल आ रही है। अगर उसे किसी की हेल्प मिल जाती है तो वो 4 2 जा 8 होता है, ये भी वो आराम से कर लेता है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया कि वास्तविक विकास स्तर और संभावित विकास स्तर, इसके बीच का जो क्षेत्र है, ये कहलाता है क्या? जेड पीढ़ी। ठीक है, जो मिलने वाली हेल्प होती है उसके बीच का जो क्षेत्र है वो होता है जेड पीढ़ी। जैसे कि बच्चा अभी इस स्तर के कार्य नहीं कर सकता, भले ही सहायता मिले, लेकिन जो संभावित है वो कर नहीं सकता, लेकिन अगर आप उसकी हेल्प करोगे तो वो संभावित क्षेत्र तक पहुंच सकता है। अब स्केप फोल्डिंग क्या होती है, मचान की प्रक्रिया कैसे काम करती है, वो यहाँ हम देखेंगे कि सहायता देना क्या होता है। सबसे पहले बच्चे को क्या मिली? सहायता मिली, है ना। इस बच्चे को इसकी माँ क्या कर रही है? सहायता दे रही है। एक मार्गदर्शन किया, अब मार्गदर्शन हुआ, फिर बच्चे ने क्या किया? मार्गदर्शन मिलने पर बच्चे ने स्वयं से अभ्यास किया। अभ्यास करने के बाद वह धीरे धीरे सहायता कम कर दी गई। बच्चे की अब जो सहायता मिल रही थी वो धीरे धीरे हटा ली गई या कम कर दी गई। फिर अब बच्चा जो कि है वो स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर रहा है। अब बच्चा स्वतंत्र हो गया है, बच्चा उस चीज को सीख गया है और स्वयं से काम कर रहा है। आगे समझते हैं। अब आप एक उदाहरण के माध्यम से समझिए स्कैप फोल्डिंग क्या होती है। ठीक है, पहले इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं हम। बच्चे को उसकी वर्तमान क्षमता से थोड़ा आगे के स्तर तक पहुंचाने में मदद करते हैं, यानी कि बच्चा जो काम सीखना चाहता है पर उसे कठिन लग रहा है, बच्चा सीखना तो चाहता है पर कठिन लग रहा है, इसलिए उसकी हेल्प की जाती है। दूसरा है कि यह सहायता परिस्थिति अनुसार प्रदान की जाती है। जैसे बच्चे की परिस्थिति होगी वैसे ही उसकी मदद की जाएगी। अब ऐसा नहीं कर सकते हम कि बच्चा 2 साल का है और हम उसे साइकिल चलाना सिखा दें, ऐसा नहीं कर सकते, है ना। तो परिस्थिति के अनुसार कि बच्चा अभी सीखना चाह रहा है और वो सीख नहीं पा रहा है, क्यों? क्योंकि उसको कठिन लग रहा है, इसलिए बच्चे को क्या अस्थायी तौर पर एक मदद दी जाती है, जिसको हम स्टेप फोल्डिंग या मचान कहते हैं। जब बच्चा कार सीख जाता है तो यह सहायता धीरे धीरे हटा ली जाती है या कम कर दी जाती है। ये अस्थायी होती है, स्थायी नहीं होती। ठीक है, ये हमेशा के लिए नहीं होती। जब बच्चा उस कार्य को सीख जाता है, करने लगता है, तो इस मदद को क्या कर दिया जाता है? हटा लिया जाता है। स्केप फोल्डिंग का उद्देश्य बच्चे को स्वतंत्र बनाना है, निर्भर नहीं, है ना। कि हम बच्चे को स्वतंत्र बना रहे हैं, उसको करना सिखा रहे हैं, हम उससे ये नहीं कह रहे हैं कि तुम इसी चीज पर निर्भर रहो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये प्रारंभिक अवस्था है कि बच्चे के पिताजी बच्चे को क्या कर रहे हैं? साइकिल चलाने में उसकी मदद कर रहे हैं, उनकी साइकिल को पीछे से सहायता दे रहे हैं ताकि बच्चा स्वयं से साइकिल चला सके। अब दूसरी अवस्था में देखिए कि बच्चा अभ्यास करने लगता है। अब बच्चा ने क्या किया? पापा ने थोड़ी सी हेल्प कर दी तो बच्चे थोड़ा सा अभ्यास बच्चे ने भी किया, तो उसको साइकिल चलाना आ गया, है ना। अब जो पिताजी हैं इनके, इनने क्या कर दी? मदद को हटा ली, इनने जो अस्थायी मदद दी थी वो हटा ली। अब अंतिम अवस्था में बच्चा क्या है? स्वयं से साइकिल चला रहा है और अब उसे हेल्प की जरूरत नहीं रही। तो यह हमने इसके फोल्डिंग किस तरीके से काम करती है इसको बता दिया। अब समझते हैं हम क्या? MKO। MKO क्या है? तो ये है मोर नॉलेजेबल अदर, अधिक ज्ञानी अन्य। अधिक ज्ञानी अन्य का मतलब है कि वो कोई भी हो सकता है, आपकी मम्मी, आपके पापा, भाई बहन, सखी, दोस्त, कंप्यूटर, किताबें, ये कुछ भी हो सकता है जिससे आपको मदद मिल जाए।
ठीक है, समझते हैं फिर इसको कि MKO वह व्यक्ति होता है जिसके पास बच्चे की तुलना में अधिक ज्ञान हो, कौशल हो और अनुभव हो। ठीक है, MKO सिर्फ वही हो सकते हैं जिसके पास ज्ञान हो, बच्चे से ज्यादा हो, अनुभव हो और कौशल हो। ठीक है, तो सीखने में क्या मार्गदर्शन देता है और उसकी सहायता भी करता है। अगर उसके पास अधिक ज्ञान होगा तो वो बच्चे को क्या करेगा, सीखने में मदद करेगा। जैसे कि इस बच्चे के पिताजी इसको रीडिंग करा रहे हैं, है ना, तो ये मदद कर रहे हैं उसकी। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि MKO बच्चे के सीखने को प्रभावी और अर्थपूर्ण बनाता है। यह व्यक्ति बच्चे को ZPD के दायरे में कार्य करने में मदद करता है। MKO बिना बच्चा उच्च स्तर के कार्य स्वयं नहीं कर पाता। जैसे कि जो कार्य बच्चा स्वयं नहीं कर पा रहा है, उसे कठिन लग रहा है, तो MKO उसको क्या करता है, उसको मदद करके बच्चे को हेल्प करके उस काम को आसान बना देता है। चाहे वो किताब पढ़ना हो या किसी प्रोजेक्ट को बनाना हो, रीडिंग करना हो, लिखना हो, तो इसमें MKO क्या करता है, हेल्प करता है। जैसे कि ये शिक्षक हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, साथ ही मित्र और अपने से बड़े वरिष्ठ व्यक्ति यानी कि दादा दादी, ये भी हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर समझिए कि ये बच्चा जो है वो ब्लॉक लगा रहा है, यहाँ पर उसके पापा उसकी क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। जब बच्चा ब्लॉक एक कोई संरचना बनाना चाहता है, ब्लॉक से क्या कर रहा है, वो कोई संरचना बना रहा है, तो पिता उसे बेहतर तरीका बताते हैं कि ये आप इस तरीके से लगाइए तो ज्यादा बेहतर बनेगा। तो कठिन भाग में भी मदद करते हैं और धीरे धीरे बच्चा स्वयं करने लगता है, इस काम को बच्चा स्वयं करने लगता है। ठीक है, ये हमने MKO समझ लिया। MKO बहुत आसान है कि जो भी आपसे ज्यादा नॉलेज रखता है और आपकी वो मदद कर देता है कि तो वो MKO में यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर में आ जाए। अब बात करते हैं हम भाषा के विकास। ठीक है, बायगॉस्की के अनुसार भाषा का विकास कैसे होता है, तो बायगॉस्की ने भाषा को संज्ञानात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण साधन माना है। भाषा के माध्यम से बच्चा सोचता है, सीखता है और स्वयं को नियंत्रित करता है। भाषा के बायगॉस्की 3 रूप बताते हैं। भाषा के 3 रूप होते हैं, ऐसा बायगॉस्की कहते हैं। पहला बताया है उन्होंने सोशल स्पीच यानी कि सामाजिक वाक्य। सामाजिक वाक्य जब बच्चा 2 साल से अधिक का होता है, यानी कि 2 से 3 साल के बीच में बच्चा ऐसे संवाद करना सीख जाता है, दूसरों से बात करना सीख जाता है, यानी कि वो दुनिया भर से बात कर सकता है। बाहरी भाषा उसके अंदर आ जाती है, दूसरों से बात करना आ जाता है। यानी कि अपनी मम्मी से वो कह सकता है कि मम्मी मुझे पानी दे दो, पापा मुझे खिलौना दे दो। वो दूसरों से बात यानी कि बाहरी स्पीच उसके अंदर आ जाती है, सोशल स्पीच इसको बोलते हैं। दूसरा है प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच यानी कि निज वाक्य। ये 3 साल के से ऊपर की एज होती है इसमें बच्चे की, बच्चा करीब 3 से 5 6 साल तक प्राइवेट स्पीच करता है। प्राइवेट स्पीच में बच्चा करता क्या है, तो वो खुद से बात करता है, खुद से बात करेगा, यानी कि खुद को वो दिशा दे रहा होता है, खुद से बोल बोल कर बात करने लगता है और स्वयं जोर जोर से खुद से बातें करेगा। अपने कार्यों को क्या करेगा, निर्देश देगा और स्वयं नियम और विकसित करेगा। यानी कि वो खुद से बात कर रहा है, खुद को सीखने की दिशा में ढाल रहा है, कैसे किसी काम को खुद से करना है। जैसे ये बच्चा है, ये क्या कर रहा है, ब्लॉक से कोई संरचना बना रहा है, तो वो अपने आप से ही बात कर रहा है कि पहले मैं ये वाला लगाऊंगा, फिर इसके ऊपर दूसरा लगाऊंगा, पहले रेड लगाऊंगा, फिर येलो लगाऊंगा, फिर ब्लू लगाऊंगा। तो वो खुद से संवाद कर रहा है, यानी खुद से बात कर रहा है। तो जब बच्चा खुद से बात करता है तो वो हो जाता है हमारा निज वाक्य यानी कि प्राइवेट स्पीच। तीसरा है साइलेंट इनर स्पीच यानी कि मौन आंतरिक वाक्य। अब बच्चा 7 वर्ष से अधिक का है, ठीक है, अब बच्चे की उम्र कितनी है, 7 से अधिक है, और अब बच्चा मन में बात करने लगा है। अब उसे प्राइवेट स्पीच की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद से बात तो करेगा लेकिन मन में करेगा। अब उसे बोल बोल कर बात करने की जरूरत नहीं। भाषा विचार भाषा विचार में बदल जाती है। भाषा जो है वो विचारों में बदल जाती है, वो विचार करने लगता है, तर्क करने लगता है, चिंतन करने लगता है, समस्या का समाधान करने लगता है। कैसे, अगर 2+2 होता है तो उसे बोलने की जरूरत नहीं है, 2+2 वो मन में ही सॉल्व कर लेगा।
तो हमने वाइगोत्स्की का भाषा विकास समझ लिया। 3 रूप बताए हैं, सामाजिक वाक्य, निज वाक्य और आंतरिक वाक्य, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और साइलेंट इनर स्पीच। हमने तीनों को अच्छे से समझ लिया, आगे बढ़ते हैं। अब लेव वाइगोत्स्की की कुछ मुख्य योगदान है और पृष्ठभूमि है, इसको समझ लेते हैं कि ये रूसी मनोवैज्ञानिक है, ये तो हमने जान लिया। मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित थे ये। मानव व्यवहार को सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में समझा। इन्होंने जो मानव का व्यवहार है उसको सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में समझा कि हमारी संस्कृति, हर एक बच्चे की संस्कृति उसके लिए कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और संस्कृति से ही बच्चा क्या है करता है, सीखता है। समाज में रह करके वहाँ के नियम कायदे, कैसे कैसे रहना है, किससे कैसे बात करनी है, ये सब कुछ वो समाज में रहकर सीखता है। शिक्षा में तो भाषा, विचार और समाज के आपसी संबंधों पर बल दिया है इन्होंने। इनका मानव विकास को सामाजिक और सांस्कृतिक का संदर्भ समझा है। सीखना सामाजिक अंतःक्रिया है। ये कहते हैं कि बच्चा समाज में रह करके अंतःक्रिया कर करके सीखता है। भाषा को विचार और मानसिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण साधन माना है। ये कहते हैं कि विचार और भाषा शुरू में अलग अलग होते हैं। ये क्या कहते हैं कि भाषा और विचार शुरू में अलग अलग होते हैं, लेकिन बाद में जाके वो मर्ज हो जाते हैं, एक साथ हो जाते हैं। ये सब हमने देख ही लिया है, आगे बढ़ते हैं। अब हम जान लेते हैं क्या वाइगोत्स्की बनाम पियाजे की। पियाजे भी रचनावादी हैं, वाइगोत्स्की भी रचनावादी हैं, पर दोनों के विचार कहीं कहीं नहीं मैच करते हैं। तो कहाँ मैच नहीं करते हैं वो हम देखते हैं कि भाषा विकास पहले, भाषा विकास पहले और विचार बाद में आता है। ये कौन कह रहा है? वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की कह रहे हैं कि बच्चे के अंदर भाषा का विकास पहले होता है और बाद में उनके अंदर विचार आते हैं। पियाजे क्या कहते हैं? तो पियाजे कहते हैं कि विकास पहले और भाषा बाद में आती है। वो कहते हैं कि बच्चे का जो भाषा है वो बाद में आती है, पहले विचार आएंगे, मन में पहले विचार आएंगे और बाद में वो भाषा के माध्यम से व्यक्त करेगा। लेकिन वाइगोत्स्की कहते हैं कि पहले बच्चा भाषा सीखेगा तभी उसके मन में विचार आएंगे, क्योंकि विचार भी तो मन में बात करने की आंतरिक भाषा हुई है ना। तो सामाजिक अंतःक्रिया और दूसरों से बातचीत करके संज्ञानात्मक विकास होता है। ऐसा कौन कहता है? वाइगोत्स्की कहते हैं कि समाज में रह करके बच्चा अंतःक्रिया करके सीखता है। अब पियाजे कहते हैं कि संज्ञानात्मक विकास बच्चों द्वारा स्वयं अपने अनुभव और खोज के माध्यम से सीखता है, कि बच्चा आपस में खुद में खोजबीन करके क्या करता है, सीखता है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे दूसरों से बातचीत के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, और पियाजे कहते हैं कि बच्चे स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, सक्रिय होके, एक्टिव होके अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। ठीक है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि अधिगम के लिए सहारा स्कैफोल्डिंग यानी कि पाड़ से ज्ञान और प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता है। ठीक है। प्रोक्सिमल डेवलपमेंट कैसे होता है? जब बच्चे को हेल्प दी जाती है तो बच्चा अधिकतर विकास का क्षेत्र तक पहुंच जाता है, यानी कि जो उसको कठिन लग रहा है वो चीजें उसे सरल रूप में मिल जाती हैं। यहाँ पर जेडपीडी और स्कैफोल्डिंग जैसी कोई अवधारणा नहीं दी गई। ज्ञानी यानी कि MKO की भूमिका में दूसरों के साथ सीखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, वाइगोत्स्की कहते हैं। ठीक है। इन्होंने निजवाक और संज्ञानात्मक विकास पर महत्वपूर्ण साधन माना है। भाषा सामाजिक संपर्क और सीखने का प्राथमिक उपकरण है। इसने भाषा को क्या समझा है? उपकरण के तरीके से देखा है, साधन के रूप में देखा है। पियाजे क्या कहते हैं? तो पियाजे कहते हैं विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है जहाँ बच्चा अपने पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाता है। पियाजे कहते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है, तो अपने वातावरण में तालमेल बिठा के सीख रहा है, यानी कि खुद से सीखता है। यहाँ पे अहम केंद्रित यानी कि अहम केंद्रित और सोच, निज वाक को सीमित उपयोग माना गया। भाषा मुख्य रूप से व्यक्तिगत सोच को व्यक्ति का एक साधन माना गया है। तो कहाँ कहाँ पियाजे के और वाइगोत्स्की के विचार मिलते हैं, कहाँ कहाँ नहीं मिलते हैं, हमने हर एक चीज समझ ली। और वाइगोत्स्की का जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है वो भी समझ लिया। इनके कुछ की पॉइंट हैं, वो है सामाजिक अंतःक्रिया, है ना, और
भाषा जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, ये की पॉइंट है। भाषा, संस्कृति, सामाजिक अंतरक्रिया, इससे बच्चा सीखता है। अब आप ये समझिए कि MKO और ZPD और स्कैफोल्डिंग, ये तीनों चीजें आपस में कैसी हुई हैं, आपस में जुड़ी हुई हैं। जैसे भाषा, सामाजिक अंतरक्रिया और संस्कृति, ये तीनों भी आपस में क्या है, जुड़ी हुई है। कुछ क्वेश्चंस हैं, हम अभी इनके सिद्धांत पर मैंने बनाए हैं। आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और न्यू क्वेश्चंस हैं। आप इनको सॉल्व करिए और आप खुद से देखिए कि आपने कितना सीखा। पहला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका पहेली हल करने के लिए बच्चे को संकेत देती है और टुकड़ों में बांट देती है। यह इसके फोल्डिंग क्यों महत्वपूर्ण है? एक टीचर है जो एक पहेली हल करवा रही है बच्चों को और टुकड़ों में उस पहेली को बांट दी है। ये इसका फोल्डिंग है, पर ये महत्वपूर्ण क्यों है? तो हम ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है कि यह बच्चे को ZPD तक पहुंचने में मदद करता है। बिल्कुल सही है कि जो वाइगोत्स्की है वो रटन विद्या को बिल्कुल नकारात्मक माना है, इनने नेगेटिव माना है, तो ये तो गलत हो गया। ये बच्चे के व्यवहार पर नियंत्रण, नियंत्रण भी कैसा हो गया, एक नेगेटिव वाक्य है। यह केवल मेधावी बच्चों के लिए है, तो ये केवल मेधावी बच्चों के लिए नहीं है, यानी ऑप्शन 1 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 हमारा सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, निज वाक प्राइवेट स्पीच के बारे में कौन सा कथन वाइगोत्स्की के अनुसार सबसे सटीक है? समझ लेते हैं कि यह बच्चे की संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, अपरिपक्वता की बात नहीं करते हैं। ठीक है, ये बच्चे को कार्यों को स्वयं निर्देशित और व्यवस्थित करने में मदद करता है। ये सही लग रहा है, पर और ऑप्शन देख लेते हैं। यह शोर पैदा करने का तरीका है। जी नहीं, ये शोर पैदा नहीं करता है। यह केवल पिछड़े बच्चों के लिए, तो केवल पिछड़े बच्चों के लिए कुछ नहीं होता। जो भी वाइगोत्स्की के अनुसार सभी बच्चे कैसे होते हैं, सभी बच्चों के लिए हर एक चीज इंपॉर्टेंट होती है। तो पहला ऑप्शन मुझे अपरिपक्वता जैसी बात हो रही है, तो ये गलत है। ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन 2 इज राइट। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में समूह कार्य और सहकर्मी ट्यूशन, यानी कि सहकर्मी ट्यूशन का मतलब है कि समूह में सीखना का उपयोग करना किस सिद्धांत पर आधारित है? समूह में सीखने पर जोर कौन देता है? वाइगोत्स्की का सिद्धांत देता है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है, ZPD समीपस्थ विकास का क्षेत्र की अवधारणा का उपयोग करते हुए एक प्रभावी शिक्षक को क्या करना चाहिए? यानी कि इसका मतलब ये समझिए आप कि एक टीचर है जिसको ZPD का उपयोग भी करना है, पर करे तो करे कैसे, है ना? क्या करना चाहिए टीचर को? तो बच्चों को कठिन कार्य के लिए संकेत दे सकते हैं ताकि वे स्वयं हल करें। बच्चों को बिना मदद के छोड़ दें, बिना मदद के नहीं छोड़ेंगे तो ZPD ही कैसे होगा? केवल सरल कार्य दें, तो सरल कार्य नहीं देंगे हम। रटने पर बल दें, नहीं। ऑप्शन 1 हमारा सही हो जाएगा, यानी कि बच्चों को कठिन काम देंगे और फिर क्या करेंगे, बच्चा खुद से हल हल कर सके और जहां जरूरत हो वहां पर उसको हेल्प दे सके, यानी ऑप्शन 1 हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा और विचार के बारे में वाइगोत्स्की का क्या मानना है? अभी हमने पढ़ा था भाषा और विचार दोनों ही चीजें। तो विचार पहले विकसित होते हैं, वाइगोत्स्की कहते हैं विकास, विचार पहले विकसित होता है। नहीं, विचार पहले विकसित नहीं होता, ये तो पियाजे कहते हैं। भाषा और विचार शुरू में अलग होते हैं और बाद में मिल जाते हैं। ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन 2 इज राइट। क्योंकि जो वाइगोत्स्की है वो कहते हैं कि पहले भाषा आई, ठीक है, पहले भाषा आई और बाद में क्या आया, विचार आया, विचार आया। अब ये पहले दोनों अलग अलग हैं और बाद में क्या हो जाते हैं, ये दोनों मर्ज हो जाते हैं और एक साथ काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में सांस्कृतिक उपकरण यानी कि कल्चरल टूल्स का उपयोग करने में वाइगोत्स्की का क्या अर्थ है? सांस्कृतिक उपकरणों की बात हो रही है यहाँ पर, तो केवल किताबों पर, किताबें और पेन नहीं, उपकरण में केवल किताबें और पेन थोड़ी ही हो सकता है। भाषा, संकेत और गणितीय प्रणालियां जो सोच कर आकार देती है। हाँ, ये सही लग रहा है कि भाषा है,
भाषा को संकेत दिया जा रहा है और गणितीय प्रणालियों को सोचकर आकार दी जा रहा है ना, आकार देती है। तो ये सही लग रहा है, ऑप्शन 3 हमारा गलत हो जाएगा और ऑप्शन 4 भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन 2 इज राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहेली हल करते समय बच्चा खुद से बात करता है, वाइगोत्स्की के अनुसार यह क्या दर्शाता है? जब बच्चा खुद से बात करता है, अभी हमने बात की थी पहेली को बच्चा क्या कर रहा है, सॉल्व कर रहा है और खुद से बात कर रहा है, खुद को निर्देश दे रहा है और खुद को दिशा दे रहा है। तो ये क्या है? प्राइवेट स्पीच यानी कि निज बात। ऑप्शन 2 निज वाक्य का उपयोग कर स्वयं को निर्देशित कर रहा है। ऑप्शन 2 हमारा राइट है। अगला क्वेश्चन है, अधिक जानकार अन्य यानी कि MKO का सटीक उदाहरण क्या है? MKO यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर। केवल शिक्षक नहीं होते हैं, है ना, और भी उसे कोई भी व्यक्ति जो मित्र सहपाठी जिसे कार्य का अधिक ज्ञान हो। ऑप्शन 2 हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन 2 केवल माता पिता, केवल कंप्यूटर नहीं। अगला क्वेश्चन है, विकास सीखने से पहले आता है, विकास सीखने से पहले होता है, यह कथन वाइगोत्स्की के लिए सही है। अब हमें ये बताना है कि ये सही है या नहीं, यानी कि वाइगोत्स्की के अनुसार ये कथन कैसा है, सही है या गलत है? कि विकास सीखने से पहले आता है, विकास सीखने से पहले, हाँ ये सही है। नहीं, यह पियाजे का है। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना विकास को गति देता है, यानी कि ऑप्शन 2। ठीक है, दोनों गलत है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, समूह में प्रोजेक्ट देना और बीच में सहायता करना किस विधि का हिस्सा है? यानी कि एक टीचर ने बच्चों को पेयर में बांट दिया, समूह में बांट दिया और बीच बीच में उनकी हेल्प भी की। तो ये क्या हो गया? ये हो गया सहयोगात्मक अधिगम और स्कैफोल्डिंग। ऑप्शन 2 हमारा राइट हो जाए। अगला क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति की मुख्य भूमिका क्या है? वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति की भूमिका पूछ रहे हैं। तो संस्कृति बच्चे के सोचने के तरीके को ढालती है। संस्कृति का कोई प्रभाव नहीं है, संस्कृति बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल मनोरंजन नहीं, केवल अनुशासन नहीं। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए द राइट आंसर। संस्कृति बच्चे के सोचने के तरीकों को ढालती है। अगला क्वेश्चन, आंतरिक वाक इनर स्पीच विकसित होने का क्या अर्थ है? इनर स्पीच जब बच्चा 7 वर्ष से ऊपर का हो जाता है, तब बच्चा क्या करने लगता है? इनर स्पीच आ जाती है, उसके अंदर आंतरिक वाक्य आ जाता है। बच्चा अब और नहीं सीखेगा, बिल्कुल गलत। विचार प्रक्रिया अब मानसिक और व्यवस्थित हो गई है। हाँ, अब विचार जो है, वो भाषा जो है वो विचारों का काम कर रही है। अब विचार मन में आ रहे हैं, उसे खुद से बोल बोल कर बात करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत की मुख्य आलोचना क्या रही है? वाइगोत्स्की के सिद्धांत की एक आलोचना भी हुई है, वो आलोचना क्या रही है? ठीक है, वो समझना है। पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए कि क्वेश्चन क्या रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत की मुख्य आलोचना क्या रही है, आलोचना पूछी है। ठीक है, तो उन्होंने सामाजिक अंतःक्रिया पर बहुत कम ध्यान दिया है। नहीं जी, सामाजिक अंतःक्रिया पे तो उन्होंने बहुत ज्यादा ध्यान दिया है, तो ये आलोचना नहीं थी। ठीक है, उन्होंने जैविक परिपक्वता को कम महत्व दिया है। हाँ, ये मान सकते हैं। वे रटने के समर्थक थे? जी नहीं, वे रटने के समर्थक नहीं थे। वे सहयोग नहीं चाहते थे, वो बिल्कुल स्कैफोल्डिंग और मचाने की बात करते हैं। यानी कि ऑप्शन 2, उन्होंने जैविक परिपक्वता को कम महत्व दिया है, तो इसकी उनकी क्या हुई थी? आलोचना हुई। ठीक है, ऑप्शन 2 हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पारस्परिक शिक्षण। ठीक है, पारस्परिक शिक्षण तकनीक का आधार क्या है? पियाजे का विचार, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत, स्किनर का पुरस्कार या कोहलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत।
पियाजे का विचार ये नहीं है, क्योंकि पारस्परिक संबंधों की बात हो रही है, पारस्परिक शिक्षण की बात हो रही है, और ये कौन करता है, ये करते हैं सिर्फ वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक के सिद्धांत में ही पारस्परिक शिक्षण की बात कही गई है, तो ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सामाजिक रचनावाद का मूल अर्थ क्या है? जो रचनावाद होते हैं उसका मूल अर्थ पूछा है। ज्ञान का निर्माण अकेले होता है? नहीं, ज्ञान का निर्माण अकेले नहीं होता। ज्ञान सामाजिक अंतःक्रिया और अनुभवों से निर्मित होता है, बिल्कुल सही। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के अंदर सामाजिक अंतःक्रिया और अनुभवों से ही बच्चा क्या करता है, ज्ञान का निर्माण करता है। रटन विद्या नहीं है, अनुवांशिकता नहीं है। ऑप्शन 2 इज राइट। अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार खेल यानी कि प्ले बच्चे की कैसे मदद करते हैं, है ना, बच्चे की मदद कैसे करते हैं? वाइगोत्स्की ने खेल और प्ले के बारे में क्या कहा है? तो समय बिताने के लिए नहीं जी, समय बिताने के लिए खेल नहीं खेलते हैं बच्चे। जेड में कार्य करने और नियमों के पालन के अभ्यास में, केवल खेलकूद के लिए, पढ़ाई से दूर जाने के लिए नहीं। ऑप्शन 2 हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है कि जेड में कार्य करने और नियमों के पालन के लिए अभ्यास किया जाता है, उसी को क्या हम खेल या फिर प्ले कह सकते हैं, कि बच्चा खेल खेल में भी सीख जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि एक कठिन कार्य जिसे बच्चा बड़ों की मदद से कर लेता है, वह किस क्षेत्र में आता है? जब बच्चे को हेल्प मिल जाती है, हेल्प मिलती है, तो बच्चा क्या करता है, उस कठिन कार्य को भी आसानी से सीख जाता है। तो ये क्या, किस चीज में सीखते हैं हम? वास्तविकता विकास का स्तर नहीं, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जेड बिल्कुल सही। ऑप्शन 2 हमारा क्या हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के अनुसार कक्षा में शिक्षक को क्या होना चाहिए? एक तानाशाही शिक्षक पर वाइगोत्स्की कभी जोर नहीं देते हैं, कभी बात नहीं करते हैं। एक फैसिलिटेटर, एक फैसिलिटेटर और स्केपफोल्डर यानी कि मदददाता, बच्चे की हेल्प करें, जहां पर भी बच्चे को कठिनाई महसूस हो तो बच्चे की सहायता की जाए। तो ऑप्शन 2 हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, केवल लेक्चर नहीं होगा, निष्क्रिय नहीं। अगला क्वेश्चन, और ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, स्कैफोल्डिंग यानी कि मचान का सबसे प्रभावी समय कौन सा होता है? जब बच्चा कुछ भी नहीं कर पा रहा हो, गलत। परीक्षा के बाद, बिल्कुल गलत। जब बच्चा सब जानता हो, नहीं। ऑप्शन 2, जब बच्चा प्रयास कर रहा हो और उसे मार्गदर्शन की जरूरत हो, है ना, जब बच्चा प्रयास कर रहा हो और मार्गदर्शन की जरूरत हो, तो उसी समय पर हमें क्या करना चाहिए, मचान या पाड़ का इस्तेमाल करते हुए उसको हेल्प करनी चाहिए। तो ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है ये, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने की प्रक्रिया अनिवार्य रूप से क्या है? सीखने की प्रक्रिया अनिवार्य रूप से क्या होती है? रटन विद्या, जी नहीं। जैविक क्रिया, जी नहीं। पुरस्कार आधारित, जी नहीं। सामाजिक और सहयोगी प्रक्रिया यानी ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 हमारा राइट हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमने आज लेव वाइगोत्स्की का पूरा सिद्धांत समझ लिया, हर एक कॉन्सेप्ट समझ लिया, इनर स्पीच, प्राइवेट स्पीच और हमारे क्या सोशल स्पीच, सारी स्पीच समझ ली, भाषा को समझ लिया, और स्कैफोल्डिंग, MKO, और साथ ही हमने मचान, जेड हर एक टॉपिक जिस जिस पर वाइगोत्स्की ने बात की है, हमने हर एक टॉपिक को डीपली समझ लिया है। आई होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आती है, चीजें आसान होती हैं, आपको समझ में आता है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो बनाती हूँ या लाइव क्लास लेती हूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। फ्रेंड्स, ये टेलीग्राम का लिंक है, यहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, जो भी मैं पढ़ाती हूँ सारी पीडीएफ आपको इसी ऑफिशियल चैनल पर मिलेंगी। आप टेलीग्राम पर जाकर इस चैनल को से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी। लाइक सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा,
वीडियो को लाइक और फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में हम कोहल वर्ग को समझेंगे और उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी, इसलिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।